वेलकम बैक व्यूवर्स। और अब बात करेंगे, ए वतन तूने पुकारा तो ये लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। हम हैं जो रेशम व कमखाब से भी नाजुक तर हैं, हम हैं जो आहन व फौलाद से टकराते हैं। 6 सितंबर की अगर हम बात करें ना, आज 5 है लेकिन हम 6 का प्रोग्राम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल हमारा मॉर्निंग शो नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये दिन ऐसे नहीं जाना चाहिए, आज इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। 6 सितंबर एक तारीख नहीं है बल्कि ये एक ऐसा जज्बा है, ये एक अहद है, एक ऐसा दिन है जब पूरी कौम ने दुश्मन के सामने डटकर खड़े होने की कसम खाई, और न सिर्फ कसम खाई बल्कि उस कसम को पूरा भी किया। और जब पूरी कौम ये जो वतन की मट्टी है ना, इस पर कुर्बान होने का जज्बा रखती है ना, तो फिर फ़तह से हमकिनार होना, मैं ये समझता हूँ कि ये मुमकिन तरीन अमल होता चला जाता है। अब अगर हम बात करें ना कि जो इस वक्त पूरे मामलात हैं 6 सितंबर की, अगर 1965 की जंग की बात करते हैं हम, तो फिर ये दिन हमें उन अजीम हस्तियों की भी याद दिलाता है जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपना कल हमारे आज के नाम कर दिया और उस पर कुर्बान कर दिया। यौम दिफ़ाए जो पाकिस्तान है वो सिर्फ 1965 की जंग का हवाला ही नहीं देता बल्कि उन तमाम जज्बात की अक्कासी करता है, उन एहसासात की, उन ख़यालात की और नज़रियात की भी, जिसने मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। उन माओं को भी हम यहाँ पर सलाम पेश करेंगे जिनके सपूत जंग में लड़ते रहे, गाजी भी रहे, शहदा भी रहे और पाकिस्तान को बाकी रखने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश की, और इंशाल्लाह इसी तरह ये जज्बा भी बरकरार रहेगा। अगर हम 6 सितंबर के हवाले से खुसूसी की गुफ्तगू करने का आगाज़ भी करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उस सुनहरी दिन को पाक अफवाज और जो पूरी कौम है ना उसको ये डेडिकेट करते हैं, और डेडिकेशन के बाद हम सबसे पहले जो है वो बात करते हैं इस मुल्क के जज्बे की, इस मुल्क के जो वक़ार है वो बुलंद होता चला जाता है। अब आप ये देखें कि 1965 के अंदर जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने रखेंगे, उसका पूरा खुलासा आपके सामने रखेंगे। 65 से लेके 25 तक और 47 से लेके 25 तक जितनी भी जंगें हमने यहाँ पर जीती हैं और जंगें लड़ी हैं, उसमें एक ही चीज़ थी, वो था सिर्फ जज्बा। और अभी भी रिसेंटली जो बुनियान मरसूस था, ये जंग भी अगर हम देखें तो ये जज्बे से जीती गई है, जहाँ पर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी फ़ेल हो जाती है। और वो फिर अगर सवाल होता है ना कि ये कौन सा मुल्क है जहाँ पर तमाम जो है मुल्कों की टेक्नोलॉजीज़ फ़ेल हो जाती हैं, तो हर कान में आवाज़ गूंजती है, वो है पाकिस्तान, और उसमें लड़ने वाली फ़ौज है अफवाज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इसी तरह कायम दायम रहेगा। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये कहा था कि भाई पाकिस्तान को कोई ऐसी ताकत ही नहीं है जो अनडू कर सके, यानी कि पाकिस्तान को दोबारा से बरसगीर का हिस्सा बना सके। पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार रियासत थी, है और रहेगी। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हम ज़रा सा उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने उन मामलात को, उन जंगों को बड़ा करीबी जो है वो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस रखा सामने और बड़ा करीब से देखा है। हमारे साथ इस वक्त बड़े प्यारे से हमारे पैनलिस्ट हैं, गेस्ट हैं, मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे हैं, खैरियत से हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू सर। और सवाल तो यही है कि 65 की जंग का जज्बा और उसकी अगर हम तरोताज़गी की बात करें तो आज भी ऐसा लगता है, और ख़ास तौर पे आपको तो ऐसे ही लगता होगा जैसे कि अभी कल ही की बात है, वो जज्बा इतना ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है, अभी तक उसमें ताजगी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 1965 वॉर जो है हमारी तारीख का एक सुनहरा बाब है, जिसको ना हम भुला सकते हैं ना दुनिया भुला सकती है, क्योंकि दुनिया ने भी देखा और दुनिया ने तारीफ की। मासिफाई इंडिया के जो कि आज तक जो है 1965 पे नुक्ताचीनी करता है और ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि उसने वो जंग ये जीती, हालांकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ जो थे उसके ये बरअक्स थे। उसको ये घमंड था कि जो उसके पास ताकत है, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो उसकी इकनॉमिक्स है, उसकी जो मिलिट्री पावर है, वो पाकिस्तान तो उसके लिए एक निवाला है, वो उसको तहस नहस कर देगा। और यही उसने अज़म किया था जब जिस वक़्त हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, उसके बाद जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कश्मीर में किया, और वो हमारा एक जायज़ हक़ था, क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि असूलन जो है पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। और आपको मैं ये याद दिलाता चलूँ कि पार्टीशन के वक्त 562 प्रिंसिपल स्टेट्स जो थी वो सब की सब इंडिया ने हड़प कर ली, यहाँ तक कि ये कश्मीर जो है जिसका अलहक वहाँ के लोगों ने भी कर दिया हुआ था, रेजोल्यूशन भी पास कर दी थी, वो भी उसने जो है ना भरपूर लेने की कोशिश
की और कहा कि ये मेरा ये हिस्सा है। तो जो ये 65 की जो शुरुआत है वो 1947-48 की जंग से होती हैं, जबकि उसने एक आया और शब खून मारा, दरअंदाजी की और उसने फिर जो है हड़प करने की कोशिश की। फिर हमारे जो है मुजाहिदीन ने, लश्कर ने और फौज ने जिस तरीके से दिलेरी के साथ उनका मुकाबला किया, और वो बाजी भी हम जीत सकते थे अगर हम उस वक़्त सीज़ फायर न करते, तो उस वक़्त बाजी पलट चुकी थी। खैर वो तो एक अभी पुरानी बात है, किसी और टाइम पे हम वो उस जंग को बात करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि उस जंग के बाद जो वादा किया था उसने, और जिसकी वजह से सीज़ फायर हमने एग्री किया था कि हम जी। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो ये उनको देंगे, वो उसने वादा खिलाफी भी की और साथ जो है उसने डिलेइंग टैक्टिक्स की और नेगोशिएशंस में डाला। कितनी यूएन की जो है टीमें आई, हर चीज को उसने जुटलाया, यहाँ तक कि उसने कहा कि नहीं ये मेरा जो है ना अटूट अंग है और ये मेरा हिस्सा है। तो उन तमाम वजूहात की बिना पर फिर हमने जो है ना देखा कि ये जो है अब किसी सूरत में हमें जो है यहाँ ना ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन करेगा, ना ये प्लेबिसाइट जो ये करवाएगा। तो हमने फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर की और उसके साथ फिर बाद ग्रैंड स्लैम जो ये किया, और उसके ऑब्जेक्टिव जो ये थे, हमने उस वक्त ये ख्याल किया कि शायद उस वक्त इंडिया कमज़ोर है, उसकी लीडरशिप उस वक्त जो है ना शास्त्री के पास थी, अंदर उसके और अपने एब्जॉर्प्शन के मिसाइल थे, टेक्नोलॉजी दोनों तरफ से वो दे रहा था, वेस्ट से भी और रशिया से भी। फिर हमने ये समझा कि कश्मीर में लोहेबाल का जो वाक़या हुआ उसके बाद जो है वहाँ पर जो है बेदारी आ गई है और कश्मीर जो है कश्मीरी जो है वो उठ खड़े हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और हमने कहा कि अगर हम मज़ीद इसको डिले करेंगे तो फिर जिस तरीके से वो अपनी मॉडर्नाइजेशन कर रहा है तो 1966 तक ये 8-1 सिक्योरिटी अचीव कर लेगा। तो उस लिहाज से फिर हमने किया ऑपरेशन जिब्राल्टर भी जो है ना अपने अहदाफ अचीव कर लेता, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, क्योंकि सिर्फ 6 हफ्तों की वो ट्रेनिंग थी जिसमें 50% मुजाहिदीन थे, इल ट्रेंड थे, फिर कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी नहीं थी, फिर वहाँ के लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया बल्कि उन्होंने सारी हाइड आउट उनको बता दी, जिसकी वजह से ऑपरेशन जिब्राल्टर अपने मकसद अचीव नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद जो फिर हमने जो कॉन्टीजेंसी प्लान, ये तो था नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, फिर साउथ ऑफ पीर पंजाल में हमने ये लॉन्च किया, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव जो था वो अखनूर था, और अखनूर एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था। अगर वो हम वहाँ उस वक्त तक ये पहुँच जाते तो ये जो है ना जो फुल फ्लैज वॉर हमारे खिलाफ लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ से वो राजौरी पहुँच को वो कंट्रोल कर लेता, पूरी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को, जम्मू को आइसोलेट कर लेता, और सारी उसकी फोर्सेस जो है वो उस सेक्टर में बॉटल अप हो जाती होती। लेकिन वो चेंज ऑफ प्लान हुआ 2 सितंबर को, जब हमने तभी क्रॉस किया और शम क्रॉस किया 1 सितंबर को। 2 सितंबर को ये चेंज हुआ, 36 घंटे जो है वो ये उनको मिल गए और उस पर उन्होंने अपनी कंसोलिडेट की और रीग्रुपिंग की। लेकिन उसके बावजूद को भी 6 सितंबर को जब इन्होंने यहाँ पर जो है ना बगैर ऐलान के ये जंग किया, जबकि हम ये सब समझ रहे थे कि वो ये नहीं करेगा और नहीं कर सकता इंटरनेशनल लॉज के लिहाज से, हम जो है कुछ मील जो है ना वो अखनूर से वहाँ तक हम ये पहुँच चुके थे। तो ये तो मैंने आपको कुछ बातें बताई कि जो इसके अज़ाइम थे। जो फिर इंडिया ने ये कहा कि अब हम इसकी फौज को जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर हम पाकिस्तान को जो है ना मगलूब करेंगे। उसके लिहाज से इसने एक बहुत शातराना एक प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, जो कि बहुत बेहतरीन प्लान था। उसने सबसे पहले जो उसने अपना 3 pronged ऑफेंसिव जो लाहौर सेक्टर में ये किया, ये तासुर दिया कि ये उनका मेन एफर्ट है, क्योंकि 2 तरफ से जी तो वो 2 तरफ से इधर भी आया, फिर उसने शकरगढ़ और रैया नौरवाल सेक्टर में भी ये किया। तो वो तो बिल्कुल हमारा एक लाहौर एक हार्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो वो है। लेकिन वहाँ पर हमारी इन्फेंट्री ने और आर्टिलरी ने ही जो है ना उनके जो है ना जो अंदर आने के जो इरादे थे वो हमने दोनों कैनाल्स के ऊपर जो है ना बरकी और हटियारा के ऊपर जो है ना ये रोक दिए। और फिर हमने यहाँ नहीं रुके, हमने फिर अपना एक ऑफेंसिव लॉन्च किया इन द
करन सेक्टर, और वो हमने खेम करन कब्जा भी कर दिया, और हम आगे भी जा सकते थे, और हम ब्यास के ऊपर हरिके ब्रिज अगर हम पहुंच जाते तो वो सारी उनकी फोर्सेस कट ऑफ हो जाती और दिल्ली उनका थ्रेटन हो जाता। वो फिर कुछ और उसकी वजूहात थी जिसकी वजह से वो हम ठीक है। वहां नहीं जा सकते। जी। अच्छा लेकिन आसिफ अब साहब, बहुत उसमें अच्छा आपने नक्शा खींचा है। मैं चाहता हूं कि जो इस वक्त जेनजी है, जनरेशन जेड है, उनको भी तो पता चले ना कि 65 के जो नौजवान है वो इस वक्त सामने बैठे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, और सारी जो कहानी है वो पूरी हकीकी जो कहानी है वो सुना रहे हैं। अच्छा, 65 की जंग के अंदर व्हाट वर द चैलेंजेस टू फेस फॉर पाकिस्तान? कौन से ऐसे मसाइल थे जो पाकिस्तान फेस कर रहा था सबसे ज्यादा उस वक्त? जी, अब जाहिर है कि पाकिस्तान जो है मिलिटरली तो बहुत वीक था। ये तो हमने वेस्टर्न कैंप्स ज्वाइन किए, उसकी वजह से हमें जो है ना असला मिला। अयूब खान के दौर में हमने अपनी इकोनॉमी भी स्ट्रांग की और मिलिट्री भी स्ट्रांग की, और फिर हम इस काबिल हो गए कि हम कम से कम उसके साथ जंग करें। लेकिन फिर भी जो तवाज़ुन था मिलिट्री रिलेटिव स्ट्रेंथ का, वो तो उसके पलड़े में था, और वो उसको पूरा यकीन था कि मैं कर लूंगा। जो वो कह रहा था कि जी मैं सुबह चलूंगा और शाम तक मैं जिमखाना में पहुंच के और वहां मैं चाय पीऊंगा या विस्की पीऊंगा, तो वो तो उसके ख्वाब थे और वो उसके इरादे उसके थे। लेकिन जो जज्बा 6 सितंबर को न ये कि फौज ने दिखाया, बल्कि जो पूरी कौम ने और खासकर लाहौरियों ने जो ये दिखाया, वो दुनिया को शशदर कर दिया। ये हैरान कुन था कि लोग निकल आए, उनको कोई फिक्र नहीं कि ऊपर जहाज उड़ रहे हैं और टैंक फायर कर रहे हैं, आर्टिलरी फायर हो रहा है, क्या होगा, लाहौर कब्जा हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा, कोई नहीं। सब बॉर्डर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे और वो उनको रोक रहे थे। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं है तो हमसे लो क्या लोगे, राशन लो, फ्रूट लो, फूलों के गुलदस्ते उनको ये पेश किए। ये वो जज्बा था जिसने के फिर फौज को और मोटिवेट किया। और फिर उसमें ज्यादातर जो थे हमारे नए पास आउट ऑफिसर्स थे, पीएमए से, वो भी थे, जवान भी थे। वो जिस तरीके से फिर उन्होंने वहां पर पहले शुरू दिन में ये जंग लड़ी और उनको ये रोका, वो जो है ना उसकी तारीख में जो है ना ऐसी मिसाल मिलती नहीं है कि वो कैसे उन्होंने हमने उनके इतने भरपूर हमले जो है ये रोक दिए, और फिर हमने उधर ऑफेंसिव भी लॉन्च किया। फिर उन्होंने अपना जो मेन एफर्ट जो था, जो उन्होंने छुपा के रखा हुआ था और पूरी आर्मर्ड डिवीजन का पता भी नहीं हमें चल रहा था, वो रावी चिनाब कॉरिडोर में आया। और वहां पर फिर उन्होंने कहा कि हम सियालकोट को भी कब्जा करेंगे और जीटी रोड जो है उसको भी हम कट ऑफ कर देंगे, और फिर ये जो है सारा इलाका जो है हमारे पास ये आ जाएगा। उसको भी फिर हमने जो है ना किस तरीके से ये जो वन आर्मर्ड डिवीजन हमारी जो थी, जो केमकरन में आगे चली गई हुई थी, वो उधर से किस तरीके से वापस आई और वहां से लेके यहाँ तक पहुंची रावी चिनाब कॉरिडोर में। और ये हमारा जो एक तकरीबन एक ब्रिगेड साइज है जिसको हम 6 आर्मर्ड डिवीजन कहते हैं, उसके साथ जो मिलाप कर दिया, उसने बाजी पलट दी। अब इसमें जो एयरफोर्स का जो ये रोल है जी, वो मैं अभी क्या ये बयान करूं कि किस तरीके से उन्होंने जो है कम तादाद के बावजूद भी जो है एयर सिक्योरिटी जो है उन्होंने उनके ऊपर ये अचीव कर ली। और वो जो एयर बैटल्स हैं, और खासकर वो सरगोदा के ऊपर MM आलम और कितने और ज्यादा ऐसे जो थे, वो उन्होंने तारीख रकम कर दी है। कोई मिसाल नहीं मिलती कि जो है ना उनके नैट्स और कैनबरा जो थे उनकी हवाएं निकाल दी। उनके जो जितने वो जो फॉरवर्ड एयर बेसिस थे उनको हमने ये डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये सब कुछ जो है 65 वॉर में किया, और हमने ज्यादा इलाके उनके जो है हमने ये कब्जा किए। हम ज्यादा जो है उस वक्त जो है मॉरल पोजीशन के ऊपर असेंडेंसी थी हमारे उनके ऊपर। हमने सीज फायर नहीं मांगा, ये इंडिया ने मांगा। क्यों मांगा उन्होंने? क्योंकि उनको पता था कि उनका अभी दम हम निकल चुका है। ये 17 सितंबर के बाद जो है उनकी हवा निकल चुकी हुई थी। उन्होंने जितनी अपनी माइट थी आर्मर की वो चवंडा में डाल दी थी, और वो बिगेस्ट टैंक बैटल वहां जो हुई, और उसमें हमने उसका जो है वो जो है ना एक ग्रेवयार्ड बना दिया।
जितने वहाँ अच्छा, टैक्स हमने ब्रिगेडियर आसिफ जी साहब, ज़रा एक सवाल और जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि रावी जनाब जो कॉरिडोर था वहाँ पर फिर वापस आए और फिर उसको कैसे टैकल किया, क्योंकि इंडियन फौज यहाँ पर इस तरफ आना चाहती थी। एक तरफ आपने ये भी कहा कि लाहौर पर तो खैर एक कब्जे करने का सोचा गया था। हरबी हिकमत अमली क्या थी पाकिस्तानी अफवाज की कि इतनी स्मार्टली जो है, चले आज की जंग अगर देखा जाए तो एआई का दौर भी है, एआई सपोर्ट भी ले लेते हैं, रडार भी हैं, फिर सैटेलाइट्स भी हैं, मल्टीपल ऑफ थिंग्स विच वी कैन यूज ड्यूरिंग वॉर। उस वक्त हिकमत अमली इस तरह से, हरबी हिकमत अमली, व्हाट वाज दैट? कुछ खुलासा करना चाहेंगे इसका कि ओवरऑल जो स्ट्रेटजिक कॉन्सेप्ट था कि हम पहले लाहौर को थ्रेटन करके उसको कब्जा करेंगे और उधर हम जिस इनके आर्मड डिवीजन को उधर ल्योरन करके और सारा जो वैक्यूम जो है हम रावी चनाब में, ये तो रावी सतलज की बात कर रहा हूँ ना, वो हम वहाँ वैक्यूम क्रिएट कर देंगे और फिर हम बआसानी अपना जो मेन आर्मड डिवीजन है वहां पर ये लॉन्च कर देंगे। ये इनकी एक ओवरऑल स्ट्रेटजिक ये मनूवर थी और उसमें फिर उन्होंने कुछ ऑक्सिलरीज भी जो है वो ये लॉन्च की, शकरगढ़ में ये कर दिया और तो वो इस करके, लेकिन फिर हमने उसका जो तोड़ किया वो भी एक मास्टरपीस था कि पहले हमने उनको उधर डिफेंसिव पे किया जो हम ब्यास की तरफ किए जा रहे थे, फिर हमने कैसे अपने दो आर्मड डिवीजन का संगम किया और हमने बैलेंस जो है ना हमने रीगेन किया और फिर हम काउंटर ऑफेंसिव की पोजीशन पे 18 सितंबर के बाद आ गए थे और फिर हम जो है जो जंग को इंडिया की मैदान में जो है ना ले जाने के काबिल हो गए थे और ये फिर 23 सितंबर को इसीलिए उन्होंने जो है ये जो है ना सीज फायर की ख्वाहिश की और फिर सीज फायर ये हुआ। जी ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा से एक बात और करना चाहूँगा, जो सिविलियंस थे उनका क्या किरदार था, उनका क्या रोल था? क्योंकि मिलिटरीली तो वी वर स्ट्रॉन्ग कि हम जज्बे से सरशार होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट सिविलियन, उनका भी कोई रोल प्ले होगा ना उसमें 65 की जंग में? लेकिन फौज जो है अकेले जंग नहीं लड़ सकती, ये पूरी कौम नहीं जंग लड़ने की है, खासकर जबकि मक्कार दुश्मन हो और वो उसके पास रिसोर्सेज बेशुमार हो, 6 to 1 उसकी मेजॉरिटी हो, डिप्लोमेटिक क्लाउड हो, उसके इत्तेहादी हो। उस वक्त रूस उसके साथ पीछे ये खड़ा हुआ था, बाकी और भी ममालिक उसके साथ थे, तो ये तो सारा एडवांटेजेस उसको थे। तो इसीलिए फौज अगर अकेली लड़ती तो फिर ये अहदाफ मुश्किल होते। ये तो कौम ने जो साथ दिया और जो उन्होंने जो जोश और बलबला ये दिखाया, इन्होंने ही सारी जान पैदा की ना। फिर हमारे रेडियो पाकिस्तान ने जो काम किया, फिर हमारी नूरजहां के गाने उसने जो ये काम किया, yes, ये सब चीजें जी जिसने के हमारे जोश और बलबले को आसमान की बुलंदी तक ये पहुंचा दिया। और फिर हमने कहा कि बस शहीद जगा दी, हम तो इस चीज पे बिलीव करते हैं। फिर जो अयूब खान का जो वो स्पीच थी कि वो पता नहीं कि किस कौम को उन्हें ललकारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात की, तो इसने जो है एक जज्बे को बहुत ज्यादा उभारा। जी ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब, आपके इन जुमलों का आपने पूरी दास्तान ऐसा सामने रख दिया, ऐसा लगता है कोई फिल्म बिल्कुल आंखों के सामने चल रही हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस विजन। और ये कौम इस वक्त अभी जागी हुई है और देख रही है, एंटीन लगाकर बैठी हुई देख रही है। आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि इस पूरे यौम दिफा सेगमेंट का जो पार्ट 2 है, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे और फिर अगली मंजिल क्या थी और 6-7 को क्या कुछ होता रहा, और फिर पाक फ़ज़ाइया और फिर पाक नेवी का किरदार भी पाक फ़ौज के साथ साथ कैसे था शाना बशाना, वो भी ज़रा सा डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।